नमस्कार साथियों, मैं शिव शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने मनोविज्ञान की शाखाओं पर चर्चा की थी। उसमें हमने कई सारी शाखाएं देखी, जैसे वैमानिक मनोविज्ञान हो गया, देशज मनोविज्ञान हो गया है। उसी के साथ हमने परामनोविज्ञान जैसी नवीन शाखाओं पर चर्चा की। साथियों, आज हम उन्हीं शाखाओं में से एक शाखा का अध्ययन आगे निरंतर चालू रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि रीट परीक्षा में बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना हमें थोड़ा बहुत इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम अगर मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस पद के लिए हम जा रहे हैं, शिक्षक पद के लिए, वहाँ हमें बालक को शिक्षा देनी है, बालक के साथ एक निरंतरता बनाए रखनी है, उसके साथ सहक्रियाएं करनी है, चाहे वो एकेडमिक हो या अनएकेडमिक हो। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो हम देंगे उससे हमें थोड़ा बहुत ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का होना आवश्यक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। तो देखिए साथियों, हमने हेडिंग लगा रखी है शिक्षा मनोविज्ञान। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इसमें हमने कुछ फैक्ट्स लिए हैं और कुछ नॉलेज ली है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आने वाली परीक्षाओं में, और इंटरव्यू जो केवीएस में इंटरव्यू होते हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी अमेरिका से मानी जाती है। साथियों, 1900 ईस्वी की शुरुआत में कहीं ना कहीं वहाँ बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, जो कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित थे कि शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान को सम्मिलित किया जाए। मनोविज्ञान किस प्रकार शिक्षा में अपनी सहायता, अपने जो सिद्धांत है उन्हें किस प्रकार प्रयोग करके बच्चों के लिए हितकारी साबित किया जा सके, उसके लिए कहीं ना कहीं कई सारे मनोवैज्ञानिक प्रयासरत थे। 1920 से जैसे ये आंदोलन 1 दशक 2 दशक तक चला, यानी 10-20 वर्ष तक चलता रहा। 1920 से शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ था। जी हाँ साथियों, 1920 से शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो गया था। जिस प्रकार अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, उसके लिए 1879 में एक प्रयोगशाला स्थापित हुई। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से एक अलग रूप में विभिन्न अपना कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लेके एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। उसी प्रकार मनोविज्ञान में से शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट स्वरूप कब प्राप्त हुआ? 1920। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थांडाई को माना जाता है। साथियों, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थांडाई को माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात। जी हाँ साथियों, शिक्षा में मनोविज्ञान के जो दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया सर्वप्रथम? तो वो थे रूसो महोदय। जी हाँ साथियों, इधर देखिए, रूसो महोदय ने सर्वप्रथम शिक्षा में यानी एजुकेशन में मनोविज्ञान की साइकोलॉजी किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, किस प्रकार मनोविज्ञान को, शिक्षा को एक उच्च स्तर ले जाने पर, एक बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने से मनोविज्ञान किस प्रकार सहायता कर सकता है, ये दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो महोदय ने दिया था। साथियों, आगे की चर्चा करें तो आगे देखिए, जॉन डीवी व रायबर्न, ये दोनों नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं साथियों, इन्हें आप अच्छे से आपकी नोटबुक में उतार लीजिए। जॉन डीवी व रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवी व रायबर्न। साथियों, यह प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। राजस्थान ही नहीं साथियों, केंद्र से जो भी संबंधित परीक्षाएं होती हैं वहां भी इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है। जॉन डीवी व रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी, साथियों ध्यान रखिएगा, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। इसमें देखिए आप, त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन सम्मिलित है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जी हाँ साथियों, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षार्थी क्या है? जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से भाग लेगा कक्षा के अंतर्गत, मैदान के अंतर्गत, किसी भी खेल में, किसी भी अनुक्रिया में, वो क्या हो गया? शिक्षार्थी हो गया। साथियों, पाठ्यक्रम इन दोनों के मध्य का एक पुल की समान है। कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम जो है इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा रखता है। शिक्षक को भी मार्गदर्शन देता है और शिक्षार्थी को भी मार्गदर्शन देता है। इनकी हमने थोड़ी चर्चा इसलिए की क्योंकि यहाँ से कोई फैक्ट क्वेश्चन नहीं उठेगा, लेकिन शिक्षक बिंदु पर हम थोड़ी और ज्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, शिक्षक, शिक्षक कौन? शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी है। जी हाँ साथियों, शिक्षक कहीं ना कहीं
शिक्षण प्रदान करने की, ध्यान से देखिए, शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमि है, महत्वपूर्ण भूमि है साथ। अगर शिक्षक नहीं तो शिक्षण, ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक नहीं है तो शिक्षण संभव ही नहीं है, शिक्षण हम स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक जो है शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी है। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए धुरी बना, तो वो है शिक्षार्थी। और इन दोनों का मार्गदर्शन कौन कर रहा है, पाठ्यक्रम, यानी बीच की कड़ी हो गया है पाठ्यक्रम। साथियों, शिक्षक की कुशलताएं, जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान का ज्ञान होना में आवश्यक है। उसी प्रकार आजकल, पहले एक शिक्षक का क्या था कि रोट लर्निंग पर ज्यादा बल दिया जाता था, लेकिन अब काफी चीजें आधुनिक रूप से आई हैं, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, देश में कई प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं शिक्षा के अंतर्गत। उसे देखते हुए एक शिक्षक को किस प्रकार का शिक्षक एक श्रेष्ठ शिक्षक, एक उत्कृष्ट शिक्षक कहलाएगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि शिक्षक को सबसे पहले किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए शिक्षक के लिए। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको किन चीजों की आवश्यकता है, किन चीजों पर आपको निपुणता होना बड़ी आवश्यकता है, उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षक की कुशलताएं, एक कुशल शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये है साथियों कि अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, चाहे आप हिंदी विषय से हैं, चाहे आप अंग्रेजी विषय के हैं, चाहे आप संस्कृत विषय से हैं, किसी भी विषय के आप अध्ययन कराएंगे, बच्चों को शिक्षण कराने जा रहे हैं, तो आपको आपके विषय का पूर्ण ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको आपके विषय का पूर्ण ज्ञान ही नहीं है तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आप बच्चों की जो समस्याएं आएगी, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हें किस प्रकार हल करके बताएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि आपको संपूर्ण ज्ञान, आपके विषय से संबंधित संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। कई बार हमें विद्यालयों में देखने को मिलता है कि ज्योग्राफी का टीचर ज्योग्राफी लेने के लिए मना कर रहा है, ज्योग्राफी विषय में नहीं पढ़ा पाएगा। अंग्रेजी का जो शिक्षक है, जिसने अंग्रेजी में एमए की है, कुछ भी, जो अंग्रेजी विषय के लिए वहाँ उस स्थान पर है, उस पद पर है, लेकिन वह अंग्रेजी पढ़ाने से कतरा रहा है। तो ऐसा क्यों है, कहीं ना कहीं साथियों उन्हें अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है, एक कुशल शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पहला क्रम यही रहेगा। कई बार इंटरव्यू में, कई बार केवीएस की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 ऑप्शन आपके समक्ष होते हैं कि एक शिक्षक में सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना आवश्यक है। तो सबसे पहले यही होगा कि पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, ये मैंने उसी क्रम में लिखे साथियों। दूसरा है मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। आधुनिक जो प्रणाली आई है, नवीन शिक्षा नीति जो लागू की गई है, वहां कहीं ना कहीं मनोविज्ञान पर बहुत बल दिया गया है। जैसी बात है, हमारा टॉपिक भी आज का जो है शिक्षा मनोविज्ञान है साथियों, तो हमें मनोविज्ञान का, जैसी बात शिक्षा का हमें ज्ञान हो गया है पूर्ण रूप से, हमने हमारे जो सब्जेक्ट पर हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों को शिक्षक के रूप में, उस पर हमारी कमांड होना बड़ा आवश्यक है। अब सेकंड क्या है, मनोविज्ञान। कौन सा बालक विशिष्ट है, कौन सा बालक सामान्य बालक है, किस बालक को ज्यादा चीजों की आवश्यकता है, किसे टीएलएम की ज्यादा आवश्यकता है, किस बच्चे की क्या कमजोरी है, उसे हम किस प्रकार से ऊपर ला सकते हैं। कोई भी बच्चा है, आजकल क्या है साथियों की एक कक्षा में एक प्रकार के बालक नहीं होते, बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के बालक होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तभी हम सभी बच्चों को साथ लेकर चल सकते हैं। प्रत्येक बालक की अलग अलग पाठ्य योजना बना सकते हैं, जिसे हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, IEP बना पाएंगे, और प्रत्येक बालक के अनुसार उनकी वर्कशीट का प्रयोग कर पाएंगे। किस बालक कौन से स्तर का है, उस हिसाब से हम उसे टेस्ट दे पाएंगे। तो मनोविज्ञान का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है दूसरे बिंदु पर साथ। तीसरा है, पाठ को रोचक तरीके से पढ़ाने वाला होना चाहिए। जी हाँ साथियों, एक शिक्षक को पाठ को बेहतरीन तरीके से समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में जो दिया है उसे आपने आए और आपने रीड आउट कर दिया। नए उदाहरण, नई कहानियां, जिस प्रकार अगर आप लेवल फर्स्ट से हैं तो आपको प्रत्येक दिन एक नई कहानी, एक नई कविता बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि उनकी जिज्ञासा बनी रहे और वह आपके आने का इंतजार करे साथी, कि वो शिक्षक कब आएंगे, वो सर कब आएंगे। ठीक है साथी, तो कहीं ना कहीं किसी भी पाठ को पढ़ा रहे हो, रोचक तरीके से पढ़ाओ। कहीं ना कहीं उनकी मातृभाषा का प्रयोग करो। वो कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं, बच्चों को हिंदी समझ ही नहीं आ रही है, आप हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, आप अंग्रेजी भाषा का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे बोरिंग महसूस करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, उनकी जिज्ञासा को अगर एक अच्छे स्तर पर लेकर जाना है तो आपको रोचक तरीके से ही पढ़ाना होगा। TLM का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए, फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे अच्छे चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। बालक का चौथा देखिए, 4th नंबर पे, बालक का सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होना चाहिए। जी हाँ साथियों, कोई भी बच्चा आपको तभी समस्या बताएगा,
तभी आपके समक्ष प्रश्न करेगा जब कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का ज्ञान हो कि हाँ, शिक्षक उसे डांटेगा नहीं, शिक्षक उसे मारेगा नहीं। हालांकि नवी शिक्षा नीति और नए जो एनसीएफ के जो रूल्स आए हैं उसके अनुसार किसी भी बालक को दंडित करना तो दूर की बात है, हम उसे 30-40 सेकंड तक देख भी नहीं सकते साथियों। और ये अच्छा भी है, और बच्चों के साथ ये चीज़ होना बड़ा आवश्यक है कि उन्हें प्रताड़ित न किया जाए किसी प्रकार से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो बालक का सच्चा मित्र व पथ प्रदर्शक होना चाहिए। बालक के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार रखिए कि आपको वो एक अच्छा दोस्त समझे कि हाँ, अगर मुझे नहीं आ रहा है, हम कुछ भी पूछेंगे तो सर हमें बता देंगे, ठीक है, हमें डांटेंगे नहीं, डांटेंगे तो बड़े प्यार से डांटेंगे। कुल मिला के ये है कि बच्चे के जो दिल में जो भावना होनी चाहिए वो एक सच्चे मित्र के रूप में आपके होनी चाहिए। और पथ प्रदर्शक, बच्चों को समय समय पर मोटिवेशन दीजिए। बच्चों को बताइए कि उन्हें भविष्य में क्या चाहिए, वो भविष्य में किस प्रकार, अगर कोई बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ पुलिस बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो मैं भी जब साथियों जब स्कूल में पढ़ाने जाता था तो मैं देखता था कि ज़्यादा समय नहीं गया हूँ मैं, लेकिन मैं जब जाता था तो मैं बच्चों से अक्सर बातें किया करता था कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे फौजी बनना चाहते थे, कुछ बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मैं उन्हें थोड़ी थोड़ी जानकारी देता था कि आप अगर पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपको पुलिस के लिए क्या करना होगा साथियों, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज उन्हें देते रहिए, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, शिक्षक हमें हमेशा कोई नवीन चीज़ बताता है, हमारे व्यवहारिक जीवन की भी चीज़ें भी वह साथ ही साथ बताता है। चरित्र साथियों, 5वां बिंदु है चरित्रवान होना चाहिए। जी हाँ साथियों, एक बच्चा आपकी कही बात को तभी मानेगा जब आप उसके सामने उस प्रकार का बेकार व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आप किसी प्रकार का मादक सेवन पदार्थ करते हैं, जाहिर सी बात है आप तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं और बच्चों के सामने करते हैं, और बच्चों को इस चीज़ का मालूम है कि हाँ, अगर आप उनके सामने नहीं करें लेकिन उन्हें मालूम है कि सर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का मादक पदार्थ लेते हैं या सेवन करते हैं, तो आप उस बच्चे को फिर ये नहीं सिखा सकते हो कि ये चीज़ गलत है, ये आपको नहीं करनी। आप स्वयं साफ सुथरे तरीके से नहीं जा रहे हैं, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप बच्चों को यह नहीं सिखा सकते कि आपको बड़ों के साथ, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों के सामने, वह बच्चा कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा अगर आप उसके सामने गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इससे से हम ये समझ चुके हैं कि चरित्रवान होना बड़ा आवश्यक है। छठा है उत्तम शिक्षण कराने वाला होना चाहिए। जी हाँ साथियों, उत्तम शिक्षण तो बहुत आवश्यक है। उत्तम शिक्षण के बिना तो हम बच्चों के सामने हमारे शिक्षक की छवि को नहीं बना पाएंगे। तो साथियों, आज हमने जो बिंदु पर चर्चा की है वह शिक्षा मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी है। साथियों, कोई भी जरूरी नहीं कि रीट में आए, केवीएस बीएसएस भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। सिलेबस में सीधा सीधा नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे पूरा आशा है कि प्रश्न अगर उठाएगा तो शिक्षा मनोविज्ञान भी एक अच्छा महत्वपूर्ण, उसके सामने एक अच्छा टॉपिक है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, जो परिभाषाएं हैं जो किसने दी हैं। अगर वो परिभाषा का उत्तर अगर आपको आता है तो आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अन्यथा उसका उत्तर आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा। और उन परिभाषाओं को भी आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, वह परिभाषाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होगी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद साथियों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी। धन्यवाद।